प्यारे विद्यार्थियों और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की इस स्थिति में हमें भी विभागीय निर्देश प्राप्त हुए हैं आपात कक्षाओं का संचालन करने के लिए। अपने विद्यार्थियों की अनुशंसा पर, अपने विद्यार्थियों के सुझाव पर मैं आप लोगों के सम्मुख इस YouTube चैनल को लेकर के उपस्थित हूँ। इस YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य बीएड एमएड कक्षाओं में संचालित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर आप लोगों के सम्मुख चर्चा प्रस्तुत करना है। निसंदेह इस YouTube चैनल का निर्माण राठ महाविद्यालय पैठानी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में बीएड में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से किया गया है। लेकिन यदि अन्य अधिगमकर्ता इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित होते हैं तो यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से जिस पहले विषय पर, जिस पहले प्रकरण पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए प्रस्तुत है इस पर एक चर्चा। छात्रों, आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं वह प्रकरण है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। कक्षों में चलने वाली नियोजित शिक्षा प्रक्रिया में दो प्रक्रियाएं समानांतर चलती हैं। पहली है शिक्षण यानी कि टीचिंग और दूसरी प्रक्रिया है अधिगम यानी कि लर्निंग। कक्ष में जो नियोजित शिक्षा प्रक्रिया चल रही होती है वहां दो प्रक्रियाएं एक साथ चल रही होती है। पहली है शिक्षण और दूसरी है अधिगम। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षण की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा छात्रों तक विषय का ज्ञान पहुंचाने के लिए एवं उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयास ही शिक्षण है। अर्थात कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रों को सिखाने के लिए, छात्रों के सम्मुख तमाम नियोजित अनुभव रखने के लिए, छात्रों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो भी क्रियाएं करता है, जो भी प्रक्रियाएं करता है, जो भी प्रयास करता है, उन्हें सामूहिक रूप से शिक्षण कहा जाता है। देखो, नियोजित कक्ष में जब शिक्षक एंट्री करता है तो उसके माइंड में एक कंटेंट, टॉपिक या विषय वस्तु होती है और उस विषय वस्तु से रिलेटेड पर्याप्त ज्ञान अर्थात नॉलेज भी उसके पास होता है। कंटेंट से रिलेटेड ज्ञान को शिक्षक छात्रों तक पहुंचाना चाहता है ताकि इस ज्ञान के द्वारा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यानी कि छात्रों के व्यवहार में नवीन ज्ञान के माध्यम से आने वाला वह परिवर्तन जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद शिक्षक कक्षा शिक्षण से पहले अपना कंटेंट बनाते हुए कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पीपीटी बनाते हुए मैंने भी अपेक्षा की कि इस लेक्चर को सुनने के बाद, इसे अटेंड करने के बाद मेरे छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने अपेक्षा की इस कंटेंट को बनाते हुए कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप उन कारकों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उन कारकों को परिभाषित कर सकेंगे और क्लासरूम में जब कभी भी आपको शिक्षण का मौका मिलेगा तो इन कारकों का आप हमेशा ख्याल रखेंगे, इनका हमेशा प्रयोग करेंगे जो कि अधिगम की गति को तीव्र या मंद कर देते हैं। तो छात्रों तक विषय संबंधित ज्ञान पहुंचाने और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए शिक्षक तमाम विधियों, तमाम प्रविधियों का प्रयोग करता है। शैक्षिक अनुभवों का नियोजन कर छात्रों के सम्मुख रखता है, सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है, कभी प्रशंसा से तो कभी सख्ती कर छात्रों को अभिप्रेरित भी करता है।
छात्रों को रिवीजन करवाता है, उन्हें गृह कार्य देता है और छात्र प्रगति को जानने का प्रयास और भी न जाने क्या क्या प्रयास करता है। तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षक द्वारा किए जाने वाले ये तमाम प्रयास सामूहिक रूप से शिक्षण कहलाते हैं। अब बात करते हैं अधिगम की। अधिगम अर्थात लर्निंग। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों द्वारा शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षक के अन्य प्रयासों का अनुसरण करना, उन्हें आत्मसात कर स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए किए गए तमाम प्रयास अधिगम है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है छात्रों के द्वारा सीखने का। वही टीचिंग में प्रयास किया जा रहा था शिक्षक के द्वारा छात्रों को सिखाने के लिए। अब यहाँ पर लर्निंग में, अधिगम में प्रयास किया जा रहा है छात्रों के द्वारा सीखने के लिए। तो शिक्षक के प्रयासों को फॉलो करते हुए स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए छात्रों के द्वारा किए जाने वाले तमाम प्रयास अधिगम है। अब देखो, छात्र व्यवहार में परिवर्तन के लिए शिक्षक जब विषय वस्तु रखता है छात्रों के समूह, तो छात्र उसे सुनने और उसे समझने का प्रयास करता है। शिक्षक के तमाम अनुदेशनों का पालन छात्र करता है। शिक्षक जो कुछ भी कहता है और जो कुछ भी प्रयास करता है, छात्र उसे आत्मसात करता है ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। तो अधिगम कर्ता द्वारा किसी प्रकरण को आत्मसात कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए किए जाने वाले तमाम प्रयास ही अधिगम है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षक द्वारा किए जाने वाले प्रयासों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मिले अनुभवों का अनुसरण करने, आत्मसात करने और स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए छात्रों द्वारा किए गए तमाम प्रयास अधिगम हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो अभी तक हम लर्निंग को यानी अधिगम को परिभाषित कर रहे थे, तो वो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो क्लासरूम के अंदर चल रही होती है, उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में हम अधिगम को परिभाषित कर रहे थे। वरना अधिगम का जो अर्थ है वो इतना संकुचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अधिगम अर्थात सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अपने संपूर्ण जीवन काल में किसी भी क्रिया, प्रक्रिया, घटना आदि से मिले अनुभवों द्वारा मिले ज्ञान को आत्मसात कर व्यक्ति की अपने व्यवहार में परिवर्तन की क्षमता, प्रक्रिया, योग्यता या प्रकृति अधिगम है। अब हम अपने मेन कंटेंट पर आते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। स्वयं व्यक्ति के अंदर या उसके वातावरण में ऐसे कई तत्व हैं जो व्यक्ति के सीखने की गति अर्थात अधिगम की गति को मंद या तीव्र कर उसे प्रभावित करते हैं। तो ऐसे तत्व जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम से पहचाने जाते हैं। मैं आज का एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने वाले लोग हैं जहां इंटरनेट की सुलभ पहुंच नहीं है, और ऐसे ही हमारा स्टूडेंट मास है। कई स्टूडेंट्स ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां इंटरनेट की सुलभ पहुंच नहीं है। अब ऐसी परिस्थितियों में लॉकडाउन और ऐसी परिस्थितियों में घर बैठ करके कक्षाओं का संचालन स्वयं में एक चुनौती होती है। तो इसी बीच छात्रों ने मुझसे YouTube का प्रयोग करने का सुझाव दिया। अब उनके सुझाव
का मुझे पालन करना था, मुझे अच्छा लगा उनका सुझाव, तो आज मुझे सीखना था YouTube चैनल का निर्माण करना। अब YouTube चैनल कैसे बनाया जाए यह सीखने के लिए मैंने इससे रिलेटेड तमाम YouTube वीडियो देख डाले। वो जो कुछ भी सिखा रहे थे मैं उन्हें आराम से सुन रही थी और सीखना चाह रही थी कि मैं अपना एक YouTube चैनल जो है वो क्रिएट कर सकूं। लेकिन मेरे परिवारजन बीच बीच में आकर मुझसे कुछ पूछे, मुझसे बातें करें और 2 घंटा बीत गया। 2 घंटा व्यतीत होने पर भी मैं YouTube चैनल कैसे बनाया जाए ये नहीं सीख सकी। आखिरकार मैंने सभी से डिस्टर्ब न करने का आग्रह किया, एकांत में बैठी और आधे घंटे में अपना नया चैनल तक बना दिया। कुछ तो था जिसने 2 घंटे तक मेरी लर्निंग की गति को अवरोधित कर दिया था कि मैं सीख ही नहीं पाई कि YouTube चैनल कैसे बनाया जाए। शायद से डिस्टरबेंस जो मेरे वातावरण में था, और कुछ तो था जिसने आधे घंटे में मुझे सिखा दिया YouTube चैनल बनाना। तो कुछ तो था वातावरण में जिसने कि मेरे सीखने की गति को बूस्ट किया, तीव्र किया। शायद से अगेन वातावरण, लेकिन वातावरण में उपस्थित शांतिपूर्ण माहौल में। तो वातावरण में उपस्थित डिस्टरबेंस ने मेरी लर्निंग को, अधिगम की गति को जहां मंदित किया, वही वातावरण जैसे ही शांतिपूर्ण हुआ, मेरे अनुकूल हुआ, मेरी जो लर्निंग स्पीड थी वो बूस्ट हो गई। मैंने तुरंत से सीख करके और अपना काम कर लिया। एक और किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगी कि कभी हमारे गणित के अध्यापक थे, बहुत मेहनती लेकिन बहुत सख्त। भयभीत होत न प्रीत उनका मूल मंत्र था, लेकिन उनकी सख्ती हमारे दिमाग को इतना जाम कर देती थी कि उनकी कई कोशिशों के बाद भी हम नहीं सीख पाते थे। तो कुछ तो था जिसने गणित की लर्निंग को बाधित किया, शायद अध्यापक की कठोरता। ऐसे ही फिजिक्स की इंटरमीडिएट में हमारी एक मैडम थी, तो उनके पढ़ाने का बहुत उत्तम तरीका था और पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट की उनकी कला आज भी उनके द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को नहीं भूलने दी। तो था जिसके कारण हमने स्थायी अधिगम किया। निश्चित रूप से टीचर का टीचिंग मेथड। कभी आप देखते होंगे कि आप अपनी रुचि का काम जल्दी सीख जाते हैं और जो काम आपकी रुचि के विपरीत होते हैं उन्हें सीखने में देर लगती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टाइपिंग बहुत जल्दी सीखी और हारमोनियम में कई प्रयासों के बाद आज तक नहीं सीख पाई। यहाँ कुछ तो था जिसने टाइपिंग जल्दी से सिखा दिया और हारमोनियम के सीखने की जो गति थी उसको बहुत ज्यादा मंदित कर दिया, संभवतः मेरी रुचि। तो ये सभी तत्व जिनसे अधिगम तीव्र या मंद हो रहा है, अर्थात अधिगम प्रभावित हो रहा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे ही कुछ कारणों या कारकों पर चर्चा करेंगे जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले जिस कारक की चर्चा हमें करना है वह है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। बुद्धि वह कारक है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के अधिगम को उसकी बुद्धि प्रभावित करती है। तमाम अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति या कक्षाओं में तीव्र बुद्धि वाले बालक अधिक तीव्रता से सीखते हैं कंपेयर टू सामान्य बुद्धि एवं मंद बुद्धि वाले बालकों के। इसी तरह सामान्य बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की तुलना में जल्दी से सीख जाते हैं। और बहुत से शोध इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च स्तरीय सकारात्मक या धनात्मक सह संबंध पाया जाता है।
अर्थात तीव्र बुद्धि तो उच्च शैक्षिक उपलब्धि, और जो बुद्धि का स्तर घटेगा त्यों शैक्षिक उपलब्धि भी प्रभावित होगी। अर्थात बुद्धि हमारी लर्निंग एबिलिटी को, हमारी अधिगम की क्षमता को, हमारी अधिगम की गति को प्रभावित करता है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है उम्र, एज। उम्र भी अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। गिलफर्ड के शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि शैशवावस्था की तुलना में बच्चा बाल्यावस्था में अधिक तीव्रता से और बाल्यावस्था की तुलना में किशोरावस्था में अधिक तीव्रता, शीघ्रता और शुद्धता से सीखता है। अब किशोरावस्था तक बालक पर कोई खास दबाव नहीं होता, उसके बाद किशोरावस्था के बाद उसके ऊपर आ जाता है प्रेशर करियर बनाने का, फैमिली जिम्मेदारियां देना शुरू कर देती है, जॉब की टेंशन सामने आ जाती है। शायद इन्हीं कारणों से आमतौर पर यह देखा जाता है कि किशोरावस्था के बाद व्यक्ति की सीखने की गति में, सीखने की शुद्धता में धीरे धीरे कमी आने लगती है, क्योंकि उससे विस्मृति होने लगती है, देर से समझ में आना जैसी समस्याएं होने लगती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की उम्र भी उसके अधिगम को प्रभावित करती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की सीखने की क्षमता व तीव्रता अधिक होती है। वो बहुत जल्दी से सीख लेता है और कठिन कॉन्सेप्ट को भी आसानी से सीख लेता है। अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाए जाने वाले कंटेंट पर होता है। अगर उसका पूरा का पूरा ध्यान कंटेंट पर है तो निश्चित रूप से वह उस कंटेंट को आत्मसात करके उसे सीख भी लेगा। लेकिन अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है या हमें किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है तो वह शारीरिक कष्ट, वह हमारी अस्वस्थता हमारे सीखने की प्रोसेस पर अवरोध उत्पन्न कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कक्षा में बैठे हैं और आपको सर दर्द है या पेट दर्द है तो आपका सारा का सारा ध्यान अपने दर्द पर होगा, पेट दर्द पर होगा, अपने सर दर्द पर होगा या अपने स्वास्थ्य पर होगा। आपका ध्यान उस कंटेंट पर नहीं जा रहा है जो कि आगे से समझाया जा रहा है, इसलिए वह कंटेंट उस दिन तो आप नहीं सीख सकेंगे। इसलिए जो हमारी शारीरिक अस्वस्थता है वह डायरेक्टली हमारे लर्निंग को बाधित करती है, उस पर अवरोध उत्पन्न करती है। शारीरिक अस्वस्थता का एक रूप है शारीरिक विकलांगता। विकलांगता भी अधिगम में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करती है। वस्तु स्थिति को देखने, सुनने या अनुभव करने में असक्षमता अधिगम में देरी लाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 दृष्टिहीन लोगों ने एक हाथी कैसा होता है यह जानने की चेष्टा की। उन्हें हाथी के सामने लाया गया, दृष्टि बाधित थे इसलिए उन्हें छू करके उसको समझना था हाथी के आकार को। तो जिस व्यक्ति ने पूंछ पकड़ी उसने सोच लिया कि हाथी सांप जैसा होता है, जिसने पैर टच किए उसने सोच लिया कि हाथी पिलर जैसा होता है, जिसने कान पकड़े उसने भी सोच लिया कि हाथी सुप्पे जैसा होता है। तो यानी कि उनकी जो एक शारीरिक कमी थी, उनका जो शारीरिक अस्वस्थता थी, उन्होंने फिर से उनके अधिगम में बाधा उत्पन्न की। आज हम भले ही विभिन्न सहायक सामग्रियों से ऐसे लोगों के लिए अधिगम को आसान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक वीकनेस उनके सामने अधिगम को कुछ न कुछ कठिन बना ही देती है। तो इस तरह से यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम तीव्रता से और शुद्धता से अधिगम करेंगे। वहीं अगर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ कमी है तो हमारा
जो अधिगम है, हमारी सीखने की गति है, वो निश्चित रूप से मंद हो जाएगी, अवरोधित हो जाएगी। अधिगम को प्रभावित करने वाले अगले कारकों में आता है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित व्यक्ति या बालक अधिक तीव्र गति और अधिक शुद्धता से सीखते हैं। यदि व्यक्ति में कोई मानसिक असंतुलन है या चिंता, दबाव, तनाव जैसी परेशानियां हैं, तो उसके सीखने की गति अवरोधित हो जाती है, क्योंकि ये तमाम मानसिक परेशानियां पहले तो किसी विषय में एकाग्र नहीं होने देती। एकाग्रता के अभाव में व्यक्ति की समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तो उसका जो अधिगम का स्पीड होती है, अधिगम की गति होती है, वह भी हासिल हो जाती है। दूसरी बात यह कि सीखे गए विषयों को धारण करने की मानसिक क्षमता में भी ह्रास होता है। ऊपर जितनी भी दुश्चिंताओं का या मानसिक परेशानियों का वर्णन हमने किया है, वह व्यक्ति की धारण करने की मानसिक क्षमता को भी हासिल कर देती है। आपने जो सीखा वो शीघ्रता से दिमाग से निकल जाएगा। इस तरह से जो मानसिक स्वास्थ्य है, यह भी हमारे अधिगम की गति को या तो बूस्ट करता है या उसे अवरोधित कर देता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है तो आप अच्छे से सीखेंगे, शुद्धता से सीखेंगे और तीव्रता से सीखेंगे। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप सीखने में परेशानी का अनुभव करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला अगला कारक है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। तो प्रश्न उठता है, परिपक्वता है क्या? अपनी आयु के अनुसार, ठीक, अपनी आयु के अनुसार शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के विकास को परिपक्वता कहते हैं। बच्चे की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं तो वह खड़े होना सीखता है। यह शारीरिक परिपक्वता का सबसे आसान उदाहरण है। जैसे जैसे शारीरिक परिपक्वता आती है, हमारी इंद्रियों की ग्राह्य क्षमता भी बढ़ जाती है। हम अधिक ग्रहण करने लगते हैं। जब हम इंद्रियों से अधिक ग्रहण करने लगते हैं तो हम अधिक चीजों के बारे में जान जाते हैं, अधिक चीजों के बारे में समझ जाते हैं। यानी हमारा जो अधिगम है, लर्निंग है, वो उसका दायरा भी बढ़ने लग जाता है। तो शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर बालक अधिगम करने के लिए अपने तमाम शारीरिक अंगों और इंद्रियों का प्रयोग कर शीघ्र और शुद्ध अधिगम सुनिश्चित करता है। शारीरिक परिपक्वता के बिना बालक खड़ा तक नहीं हो सकता, सही ढंग से पेन, पेंसिल, कॉपी तक नहीं पकड़ सकता, तमाम खेल नहीं सीख सकता, साइकिल, बाइक, कार वगैरह कुछ भी चलाना नहीं सीख सकता। इसलिए सीखने के लिए शारीरिक परिपक्वता का होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि मानसिक परिपक्वता ही बालक को यह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है कि अपने शारीरिक अंगों का, इंद्रियों का अधिगम के लिए कब, कैसे और कितना प्रयोग करना है। मानसिक परिपक्वता व्यक्ति को अधिगम के स्मृति से बोध और बोध से चिंतन स्तर तक ले आती है। एक छोटा बालक बिना समझे रखता है और मानसिक परिपक्वता आने पर उसे बोध यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। मानसिक परिपक्वता आने पर उसे बोध होना शुरू हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हमने तो जब हम छोटे थे, हम रट लेते थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसे बिल्कुल रट लेते थे। हमें ये नहीं पता होता था कि राजधानी का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है और दिल्ली है क्या। बस हमें रटने से मतलब था कि भारत की राजधानी दिल्ली है। मानसिक परिपक्वता के साथ हमें राजधानी यानी कि कैपिटल के कॉन्सेप्ट का बोध भी हो जाता था, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती थी। फिर धीरे धीरे हम और ज्यादा मैच्योर होते हैं और ज्यादा परिपक्व होते हैं, हम में चिंतन मनन की क्षमता भी आ जाती है और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो हमने समझा है, उस अंडरस्टैंडिंग को जस्टिफाई करने के लिए तर्क आदि देने लग जाते हैं।
अगर व्यक्ति का मानसिक विकास बाल्यकाल में ही रुक गया, माना किसी व्यक्ति का मानसिक विकास उसके बाल्यकाल में ही रुक गया, तो उसके अंदर कभी भी समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तो फिर हमें अधिगम करने में फिर परेशानी आने लग जाएगी। रट रट करके हम जीवन की समस्याओं का जो सॉल्व है उसे नहीं कर सकते। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है, फिर चिंतन स्तर पर आना भी जरूरी है। इसलिए हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होना चाहिए। तो इस तरह से हमारी मानसिक परिपक्वता भी हमारे अधिगम और अधिगम के स्तर को निर्धारित करती है, और इस तरह से शारीरिक और मानसिक परिपक्वता अधिगम के लिए बेहद आवश्यक भी है। अगर शारीरिक और मानसिक परिपक्वता नहीं है तो आप ये समझिए कि अधिगम नहीं होने वाला। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे कारकों के बारे में जाना जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम की गति को तीव्र या मंदित करते हैं। लेकिन ये कारक मात्र 5 ही नहीं है, ऐसे और भी कारक हैं। लेकिन यहाँ पर यह वीडियो इतना लंबा हो गया था कि इतने सारे कारकों पर चर्चा करना अब संभव नहीं था। तो इसके लिए, अन्य कारकों पर चर्चा करने के लिए बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।